नमस्कार। परिचर्चा अनप्लग्ड के इस नए एपिसोड में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, मेरठ के बड़े प्रतिष्ठित सर्जन। और जितनी बढ़िया ये डॉक्टर और सर्जन हैं उतनी ही सुंदर पोइट्री करते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार और स्वागत है आपका परिचर्चा अनप्लग्ड में। तो चर्चा को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपके बारे में कुछ जाने, ऑडियंस भी आपके बारे में जाने कि किस तरीके से और कब आप मेडिकल प्रोफेशन में आए और उसके बाद धीरे धीरे आप फिर पोइट्री की तरफ आपका रुझान हुआ। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर अजय अग्रवाल हूं। मैं एक सर्जन हूं जो 1985 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है मेरठ में। प्रैक्टिसिंग सर्जन हूँ। यहीं मेडिकल कॉलेज मेरठ से ही मैंने MBBS किया, MS किया। उसके बाद राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी सीनियर रेजिडेंट रहा। जहाँ तक ये सवाल है कि डॉक्टर और पोएट्री, सभी डॉक्टर्स के अंदर एक कंपैशन, जिसे हम लोग करुणा भाव कहते हैं, वो होता है। सभी ये चाहते हैं, सभी को लगता है कि दूसरों की सफरिंग से, दूसरों की परेशानी में वो उनकी क्या मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। बिना इसके डॉक्टर बनना शायद एक मुश्किल काम है। ये कंपैशनेट होना ज़रूरी है। यही वो वजह है जिसकी वजह से मेरा रुझान थोड़ा सा पोइट्री की तरफ गया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इतनी सुंदर यूनिवर्स में, इतना बढ़िया जो यूनिवर्स ईश्वर ने बनाया है, इसमें सफरिंग क्यों है। ये प्रश्न मैं बार बार यूनिवर्स से पूछता था। और फिर कभी जब इसका एक बार जवाब आया तो मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जवाब आया सर्च, ढूंढो, कहीं ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड तो नहीं है। ये जो सफरिंग्स आप देख रहे हैं दुनिया में, क्या ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं? यानी सत्य की जिज्ञासा। हाँ, तो एक सत्य की जिज्ञासा का बहुत अच्छी बात आपने कही। अब सवाल ये है, मैं इसका ये एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए एक आदमी को चोट लग जाती है, उसकी टांग की हड्डी टूट गई, वो हॉस्पिटल में गया। उस हॉस्पिटल में जाके उस डॉक्टर ने देखा, उसका एक्सरे हुआ, उसके प्लास्टर लगा दिया गया और फिर उसकी छुट्टी कर दी गई। इस पूरे इंसिडेंस में पेन इज इनएविटेबल। चोट लगी है, दर्द तो हो गई, पर सफरिंग, अब सफरिंग क्या है? ये मरीज घर जाके अपने बिस्तर पर लेटा है और वहाँ ये सोच रहा है कि मेरे चाचा के भी ऐसे ही पैर में फ्रैक्चर हुआ था और उनको ठीक होने में 3 साल लग गए। 3 या 4 ऑपरेशन हुए, लाखों रुपए खर्च हो गए, और पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या यह संभव है कि मेरे को भी इतना समय लग जाए? कहीं मैं अपाहिज तो नहीं हो जाऊँगा, या मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें एक्चुअली में सफरिंग है। मतलब ये मन की जो सोच है, हाँ, जो हमारे अंदर नेगेटिव सोच है, वो सफरिंग है। वो सफरिंग कर रही है। यानी उसको सफरिंग क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ हिज ओन थॉट्स। समझने की बात जो है वो ये है कि हम अगर सफ़र कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, हमें परेशानी है तो हमारे विचारों की वजह से है। इसकी ही जगह अगर वो दूसरी बात सोचे, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि सिर्फ पैर पे ही बात गई, वरना जितना बड़ा एक्सीडेंट था उसमें मेरी जान नहीं जा सकती थी। पॉजिटिव अप्रोच है, तो उसका अप्रोच अलग है। लेकिन सफरिंग इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ थॉट्स। और जब ये बात मेरी समझ में आई तो मुझे ये लगता है कि सबसे आवश्यक चीज़ जो है वो है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। हाँ, क्योंकि मन जब बिल्कुल शांत होता है तभी आप जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। A peaceful mind will produce much better result than a stressful mind. Obviously. तो वो पीस ऑफ माइंड, जैसे मैंने सर्जिकल स्किल सीखी, एनाटॉमी सीखी, फिजियोलॉजी सीखी, डिजीज़ के बारे में सीखा, ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, समझा, सीखा, टीचर से सीखा, ऐसे ही स्किल, ऐसे ही पीस ऑफ माइंड एक स्किल है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। और आज मैं सच में ये मैसेज देना चाहता हूँ सब लोगों को जो भी इसको देखते हैं पॉडकास्ट को, कि पीस ऑफ माइंड इज स्किल
that we all have to learn to develop. यानी अगर हम इसको एक डेफिनेशन देना चाहें तो पीस ऑफ माइंड को एग्जैक्ट डेफिनेशन आप क्या देना चाहेंगे? Peace of mind will be defined as when within yourself, आपके अपने भीतर, आपके अपने मन में कोई बहुत दुखद, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा चंचल नहीं है मन, एक तरीके से स्थिर मन। पीस ऑफ माइंड बिल्कुल स्थिर मन के लिए की डिफाइंड है। इसको मैं एक कविता के रूप में सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन मुझे आज में क्या देता, इस बात से मुझको क्या मतलब। जीवन मुझे आज में क्या देता, इस बात से मुझको क्या मतलब। मैं क्या क्या होता जाता हूँ, इस बात से ही सारा मतलब। वाह। क्या धन्यवादी तप्त संतुष्ट, या कमी निकाले जाता हूँ, हर वक्त शिकायत कर कर के मनोदशा बिगाड़ा करता हूँ। जो जीवन आज में देता है वो मेरे अपने कर्म फल, जो जीवन आज में देता है वो मेरे अपने कर्म फल। भूतकाल के सोचों से, भूतकाल के कर्मों से आकर्षित उत्पन्न हुए वो फल, ये मेरी अपनी रचना है, ये मेरी अपनी रचना है। क्यों स्वीकार नहीं करता हूँ मैं, बस कमी निकाल के उन सब में मन दूषित किया करता हूँ मैं। मुझे आज में क्या हो जाना है, मतलब मुझे इसी बात से है। स्वीकार से कर्म फलों को लूँ, आज के सुंदर अंतस्थल से है। अरे वाह। आज के सुंदर अंतस्थल से है। आपकी इस पोएट्री में आपने एक वर्ड यूज किया है, कर्म फल। तो क्या वास्तव में कर्मों का फल मिलता है? जो भी कुछ आज आपके पास है या मेरे पास है, वो हमारे ही पास कर्मों का फल है। और आज में जब हम बोल रहे हैं, इसका फल हमें आगे मिलेगा। जो गीता की फिलॉसफी है, मैं वही पूछने वाला था अभी। हाँ, तो बेसिकली गीता में जो लिखा है, तो आप ये मान के चलते हैं कि आप कर्म किए जाए, फल की चिंता ना कर। ये तो मन को शांत करने का तरीका हो गया, मगर फल मिलता ज़रूर है जो आपने किया है। जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा अवश्य, क्योंकि लॉ, ये यूनिवर्स एक यूनिवर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। इसमें एक नियम बने हुए हैं, वो नियमों के हिसाब से यूनिवर्स चलता है। पर जैसे आपने एक लेटेस्ट थ्योरी सुनी होगी, एफर्मेशन। आप जैसा अपने मन में सोचते हैं, यूनिवर्स आपको वैसा ही देता है। ठीक। अब सपोज हमने कोई भी कर्म किया है, मैं अच्छे खराब की बात नहीं कर रहा, कोई भी कर्म किया है, उसका फल हमें पास्ट में किया है, उसका फल हमें मिलेगा। पर एफर्मेशन अगर हमारे डिफरेंट है, तो ये कुछ कॉन्ट्रोडिक्टरी थ्योरी नहीं हुई? देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा कर्म होता क्या है। जी। कर्म हर वो चीज़ है जो हम करते हैं। हम ईर्ष्या करते हैं, वो भी कर्म है। वो कर्म है। हम द्वेष करते हैं, हम चिंता करते हैं, हम क्रोध कर रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं, हम सौंदर्य देख रहे हैं, हम तारीफ कर रहे हैं, ये सब कर्मों की श्रेणी में आते हैं। दिक्कत क्या है, आदमी को लगता है कि जो काम हम हाथ पैरों से कर रहे हैं वही कर्म है। नहीं, वो क्रिया है। अच्छा, वो कर्म नहीं है। हाँ, ये एक डिफरेंट चीज हुई। वो क्रिया है, वो हम क्रिया कर रहे हैं। आप हाथ पैरों तभी तो कर्म करेंगे जब आपका मन आपसे कहेगा कि आप ये काम करो। अगर आपको दिल्ली जाना है तो मन आपको बताएगा दिल्ली जाना है। पहले आपको ठानना पड़ेगा। पहले ठानना पड़ेगा। तो आप, अधिकतर लोग कर्म और क्रिया में फर्क नहीं करते। वो क्रिया को कर्म मानते हैं, पर कर्म क्रिया नहीं है। क्रिया तो उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। असली कर्म तो हर वो चीज़ है जो हम सोचते हैं। एवरी थॉट दैट वी थिंक इज एन अफर्मेशन एंड यूनिवर्स गिव इट टू अस। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा सुंदर अंतस्थल, सुंदर मन। यानी सुंदर मन। अच्छा, मन को अगर एक डेफिनेशन देनी हो तो आप कैसे देंगे? पहले तो आप जनरल डेफिनेशन और फिर पोइट्री के माध्यम से। जी, वो चलिए, वो एक्चुअली मन का प्रश्न नेक्स्ट है। चलिए पहले ये बात देते हैं। मन की जो डेफिनेशन है
जो मेरी डेफिनेशन है, थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन, ठीक है। एक उपकरण जो ईश्वर ने हमारे भीतर लगाया है, जिससे हम विचार सोचते हैं अपनी भाषा में, जो हमें अच्छी लगती है उसी भाषा में वो विचार सोचते हैं। ये विचार सोचने की मशीन है और इसको एनर्जी हमारी आत्मा देती है। ओके। आत्मा निकल गई, उपकरण पड़ा रह गया, उपकरण यूजलेस हो जाता है। बिजली बंद हुई, उपकरण खत्म। तो थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन को या तो आप उसके मालिक हैं और या उसके नौकर हैं। ओके। ठीक है जी। तो मन पे आपने ये प्रश्न पूछा, जी। कुछ बच्चे मन के मालिक हैं, कुछ बच्चों का मन मालिक है। प्रभु प्यार सभी को करते हैं, आखिर वो उनके बालक हैं जो मालिक हैं अपने मन के। मन उनको तंग नहीं करता, वो जीवन में बहते जाते, उनको बदरंग नहीं करता। मन उपकरण है उनके भीतर, जिसका वो सदुपयोग करें, दूसरे बच्चों के बिल्कुल उलट, जहाँ मन उनका दुरुपयोग करे। बहुत बढ़िया। तो उसको ये करना जीवन में, तो स्वयं को मन से अलग तो कर। मन क्या क्या है सोचा करता, इसे दृष्टा बनकर देखा कर। तो साक्षी बन अपने मन का, तो उसको अपने मन को अब तो विकृतियों से बचाना है। जो कूड़ा करकट ये बीन चुका, उसे छोड़ते ही तो जाना है। आज से इस सुंदर मन को, आज से इस मन को बस सुंदर ही सोच सिखाना है। बुरे शिकायती निम्न कोटि के निकृष्ट सोच से बचाना है। और सूचीबद्ध कर ले इसको, क्या क्या इसको सिखलाना है। क्या तृष्णा सिखानी है इसको, या तृप्त का पाठ पढ़ाना है। क्या तृष्णा सिखानी है इसको, या तृप्ति का पाठ पढ़ाना है। ये स्वार्थ भाव, ये दोष दृष्टि, ये कमी निकाले जाने की आदत जो मन ने सीखी है, अहं को तुष्ट कराने हेतु दूजों में कमियां देखी हैं। मुझको करना है सृजन भीतर, एक मीठे से कोमल मन का, जो हर पल सोचा करता हो सुंदर विचार अपनेपन का। इस पहले से ही पूर्ण ब्रह्मांड में, जहाँ त्रुटियाँ बिल्कुल हैं ही नहीं, कमियाँ तो सोच के भीतर हैं, बाहर तो कहीं भी हैं ही नहीं। निश्चल निस्वार्थ निष्कपट मन, क्या मुश्किल है पैदा करना। निश्चल निस्वार्थ निष्कपट मन, क्या मुश्किल है पैदा करना। लालच को बिल्कुल त्याग के अब तृप्ति का भाव पैदा करना। लालच को बिल्कुल त्याग के अब तृप्ति का भाव पैदा करना। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम मन की बात कर रहे थे जी, मन के अंदर थॉट्स आते हैं जी, अब फॉर एग्जांपल मुझे कहीं जाना है और मेरे मन में ये बात आई कि भाई मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूँ या मैं हिचकिचा रहा हूँ जाने से कि चोट ना लग जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। बहुत लोग कहते भी हैं कि भाई मेरे मन में नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आते हैं, बहुत लोग हैं। जी, जी, जी। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारा मन क्या सोच रहा है और हम उसको कैसे गवर्न कर सकते हैं? ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह है कि मन एक उपकरण की तरह हमारे भीतर है। अगर कोई भी चीज़ आँख के बहुत नज़दीक आ जाए तो आप उस चीज़ को देख नहीं सकते। कुछ तो गैप क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ की डिटेलिंग तभी देख पाएंगे। ब्लड हो जाती है, पास ब्लड हो जाती है। ऐसे ही मन चूंकि बिल्कुल अंदर है, आपको एक गैप दोनों के बीच में क्रिएट करना पड़ेगा, अपने और अपने मन के भीतर। यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अपने को मन मानते हैं। जो मैंने आपको बताया कि मन उपकरण है आपका, आप नहीं है। मन एक उपकरण है, आपको एक थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन दिया गया है। कैसे गैप क्रिएट करें उस पर एक छोटी सी कविता। सोच के परे जब तुम अपने होने पे ध्यान लगाते हो, सोच के परे जब तुम अपने
होने पे ध्यान लगाते हो, उपस्थित होना, प्रेम पूर्ण प्रसन्न होने और सजग रहने पे ध्यान लगाते हो, तब परिस्थिति जन्य सोच विचारों में स्वयं को खो न पाते हो। विचार अलग हो जाते हैं, तुम स्वयं अलग हो जाते हो, तुम सिर्फ होते ही जाते हो। ना सोच के परे का ये अनुभव, जहां तुम तो हो पर सोच नहीं। सोच के परे का ये अनुभव, जहां तुम तो हो पर सोच नहीं, जहां सिर्फ तुम्हारा होना है, विचार कोई भी है ही नहीं। विचार पर्यंत ये होना तो बस एक सुंदर अनुभव है, जहां शांति ही शांति तो है संभव। उधेड़ बुन असंभव है, क्योंकि मन नहीं है। उधेड़ बुन कभी होगी नहीं इस जगह पर। डिटैचमेंट जिसे कहते हैं। साक्षी, इसको साक्षी कहेंगे, ओके, दृष्टा भाव कहेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग इंग्लिश में विटनेसिंग कहते हैं, विटनेसिंग ओके। थॉट। ओके, ठीक है। तो यानी जब हम साक्षी बनकर अपने मन को देखते हैं जी तो हम मतलब हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या दिखाई दे रहा है? जी, उसके लिए सबसे पहले हमें साक्षी बनना होगा। अगर हम चलो इसको जैसे साक्षी एग्जैक्ट आप किसे विटनेस हो गया। मैं आपको एक कविता के माध्यम से जी, साक्षी जी, बताता हूँ। आपके घर के बाहर या किसी चौराहे पे आप देखें, आते जाते लोगों को मैं सिर्फ देखता जाता हूँ, घटने वाली घटनाओं को घटते रहने देता हूँ, क्योंकि मैं साक्षी हूँ। क्यों देने हैं निर्णय मुझको, क्यों देनी अपनी राहें, क्यों देखनी कमी औरों में, क्यों करनी है निंदाएं। साक्षी मेरी मन स्थिति है, प्यार मुझे हरदम भाए, बहता जाता मैं जीवन में, दोनों बाहें फैलाए, मैं साक्षी हूँ। ईश्वर मुझको देख रहे हैं, मैं दुनिया को देख रहा हूँ। ईश्वर मुझको देख रहे हैं, मैं दुनिया को देख रहा हूँ। न ईश्वर राय बनाते हैं, न मुझको ये सिखलाते हैं। ईश्वर मुझको प्रेम से तकते, मुझको ये बतलाते हैं, प्रेम प्यार से भरी है दुनिया, क्यों व्यर्थ में राय बनाते हैं, क्यों व्यर्थ में राय बनाते हैं। मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ दुनिया में, हरदम प्यार बहा पाऊँ। छोटे मोटे हर मसले मैं भूलता ही जाऊँ, करके क्षमा ये मैंने पाया, प्यार ही बहता जाता है, ईश्वर के आशीषों जैसा सदा पनपता जाता है। लोगों को यूँ सिर्फ देखना, साक्षी का अर्थ बताता हूँ जी। लोगों को यूँ सिर्फ देखना, अपने विचारों को भी और लोगों को भी। लोगों को यूँ सिर्फ देखना, होने देना जो वो हैं, खाते पीते हंसते गाते छोड़ दिए जैसे वो हैं, कमी निकालते क्रोधित होते जाने दिए जैसे वो हैं, निंदा करते दोष ढूंढते त्याग दिए जैसे वो हैं। उन्हें बदलने की इच्छा नहीं, उन्हें बदलने की इच्छा नहीं, ना ही सुधारने पर कोई जोर। क्षमा करो और उनको देखो, हो प्यार पर ही सब जोर, क्योंकि मैं कभी अकेला हूँ ही नहीं, अस्तित्व सदा ही संग मेरे, भरता रहता जीवन में मेरे, वो तरह तरह के रंग मेरे। मैं जल हूँ जल की ही भांति, बहना मेरा काम सदा, नहीं रोक पाता है मुझको जीवन में अवरोध बड़ा। जीवन की हर गुत्थी को मैं साक्षी बन सुलझा पाऊँ, जहाँ दिखे थोड़ी भी जगह मैं वहीं से बह के निकल जाऊँ। मैं जल हूँ संघर्ष बिना ही, सदा ही बहता जाऊँगा, बिना रुके सारे मार्गों पर मैं बहता ही जाऊँगा, क्योंकि मैं साक्षी हूँ। इस कविता की आखिरी वो है, मैं हर पल भरा हूँ ईश्वर से और ईश्वर में अटखेली करता। वही ईश्वर या यूनिवर्स आपके भीतर है और वही आपसे बाहर है। मैं हर पल भरा हूँ ईश्वर से, ईश्वर में अटखेली करता, प्रेम की लहरें उठती भीतर, प्यार सदा ही बाहर बहता। मैं जग में अनजाने जैसा एक छोटे फूल सा खिलता जाता, अपनी गंध से मैं जग में ईश्वर की कृति आकर्षित करता। तितली अपनी गंध से मैं जग में ईश्वर की कृति आकर्षित करता। ईश्वर छुपा हुआ है कृति में,
ऐसा मुझको लगता है। चारों ओर का देख के जीवन मस्तक झुकने लगता है। मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ। तो यानी हम इसको ऐसे मान सकते हैं जी। कि वी शुड बी टू कंट्रोल योर माइंड एंड कंट्रोल योर मन। जी आपको जो है एक तो वर्तमान में जीना है, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स गवर्न होते रहेंगे, बिल्कुल ठीक बात। है ना। जी और मगर हम बहुत लोगों को देखते हैं, या 90% लोगों को हम ये देखते हैं कि हम अपना पास्ट नहीं भूल पाते, बिल्कुल ठीक। है ना, क्योंकि मन में नहीं होगा तो दिमाग में रहेगा, दिमाग में रहेगा तो नेचुरली ख्यालात आते ही आते हैं। और मन को गवर्न करना है अगर, चाहे साक्षी बन के या कैसे भी। भाई साक्षी बनने का मतलब ये हुआ कि हमने पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं वो उनके भी हम साक्षी हैं, जो इस समय हो रहा है उनके भी साक्षी हैं। चलिए फ्यूचर की तो अभी हम बात नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली साक्षी तो हम हैं ही हैं। जी जब साक्षी हैं तो वो रिकॉर्डिंग हमारे माइंड में भी ठीक बात है ना। तो जब ये इतनी सारी चीज़ें हैं तो वर्तमान में कैसे आप जी सकते हैं? जी। जो मैं कह रहा था कि एक सुंदर अंतस्थल बनाए, वो कैसे बनेगा? जी तभी बन सकता है क्योंकि आपके पास वक्त सिर्फ आज का है। सिर्फ आज ही वो समय है हैप्पी, जहां आप हैप्पी एंड पीसफुल माइंड डेवलप कर सकते हैं। तो पहली चीज स्किल डेवलपमेंट में इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्किल टू बी पीसफुल। इसके लिए लिविंग इन द नाउ बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ही इम्पोर्टेंट है और हमें आज को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। मैं कविता के माध्यम से इसे बताता हूँ। मुझको बस आज में रहना है, शांत भाव से रहना है। जब आज सदा ही उपस्थित है, क्यों जल्दी जल्दी करना है। कितनी भी जल्दी कर लूँ मैं, आज से बाहर जा सकता नहीं। कितनी भी दौड़ लगा लूँ मैं, भविष्य को कभी पा सकता नहीं। अतः आज अभी में जीना है, जो करना शांत भाव से करना है। जीवन जिस गति से बहता है, मुझे उसके संग में रहना है। यहीं पर इम्पोर्टेंट है भविष्य। जो लोग बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, उनके लिए है ये, भविष्य कहीं होता ही नहीं, आज ही तो भविष्य है। यानी जो हम आज कर्म करेंगे वही तो बनाएगा भविष्य। देखिए भविष्य क्या है? भविष्य कहीं होता ही नहीं, आज ही तो भविष्य है। कल जो भी मैं सोचता था वो भविष्य बस आज है। भविष्य हर पल वर्तमान ही बन के सम्मुख आ रहा। भविष्य हर पल वर्तमान ही बन के सम्मुख आ रहा। मन गढ़ंत भविष्य को तू मन में सोचे जा रहा। आज ही तो उस भविष्य का एकमात्र द्वार है, जिस द्वार से होके भविष्य आज बनता जा रहा। आज हर पल धीरे से भूतकाल ही बन रहा। आज हर पल धीरे से भूतकाल ही बन रहा और भविष्य द्वार खोल आज बनता जा रहा। अतः आज अभी में जीना है, खुश होकर अब में जीना है। जो भी मिलता जाता है अभी, बाहें खोल के लेना है, बाहें खोल के लेना है। बहुत बढ़िया। यानी कि जो पास्ट निकल गया उसके बारे में सोचने से अब कुछ नहीं हो सकता जी। और बेसिकली फ्यूचर अभी हमने देखा नहीं है जी। तो वो तभी बनेगा जब जिस टाइप का हम इस समय कर्म करेंगे जी। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात यही आई कि हमें जो भी कुछ है वो आज में पावर ऑफ नाउ आज में ही करना है। ओके। तो नॉर्मली अगर हम आज में जीने की बात करते हैं जी। या आज में रहने की बात करते हैं, तो अगर हम पॉइंट्स देखें, बाकी सपोज आपसे हम ये पूछते हैं कि भाई आज में जीने के लिए आप क्या पॉइंटर्स बताना चाहेंगे ऑडियंस को? आज में जीने के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंटर है शरीर। जहाँ शरीर वहीं मन भी रखना। जहाँ शरीर वहीं मन भी रखना। स्वयं तो उपस्थित है ही वहाँ, मनगढ़ंत भूत भविष्यों को आज से दूर ही रखना है। क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आज एक
पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम है, और यही वो वक्त है जिसमें आपकी सारी ज़िंदगी बीतती है। आप इससे बाहर जा नहीं सकते, आज कभी बाहर जा ही नहीं सकते, आप हमेशा आज में ही रहते हैं। हमारे लिए आज तो आज ही है। हाँ, लेकिन मन आपका इससे बाहर भागता है। जब आप उसे साक्षी बनकर देखते हैं तब आपको दिखाई देता है कि भविष्य तो मिथ्या है, वो मिथ्या है, मिथ्या था, मिथ्या ही रहेगा हरदम। ये जो कहीं भविष्य सोच की मूर्ता तो नहीं है, कहीं भविष्य सोच की मूर्खता बहुत बढ़ाकर रखी है। हर पल हर क्षण जो जी सकते थे भविष्य की भेंट चढ़ा के। तो भविष्य जो है वो, अच्छा, पास छोड़ने के लिए बहुत सिंपल है, पास के तो बहुत ही आसान है, वो तो चेंज कर नहीं सकते, वो चेंज किया नहीं जा सकता, इसलिए सिंपल क्षमा कर दिए। जो हुआ पास में उस सारी चीज़ों को जस्ट छोड़ना ही तो है। पकड़े बैठे, अगर आपके हाथ में गर्म कोयला आ जाए तो आप सोचोगे थोड़ी छोड़ने के लिए, छोड़ दोगे, छोड़ दो। पास को छोड़ना कोई मुश्किल थोड़ी है। यानी कि जो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते उसको पकड़ के बैठने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो चेंज हो नहीं सकता जी, और जो होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। जी हाँ, तो इसलिए उसके लिए भी परेशान होने से कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो अल्टीमेटली वो आज में जीना है, आज की बात होती है, आज की बात। इस पे एक आपको मैं कविता जी, बताता हूँ। मैं कहने ही वाला था जी, क्योंकि आप जितना बढ़िया कविता के माध्यम से समझा लेते हैं उतना मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को। आज तो जी ले जी भरकर, आज तो जी ले जी भरकर, चिंताएं कर ले, आज तो जी ले जी भरकर, चिंताएं कर लेंगे। आज अभी में जो जीवन है कल कल करता झरना है, इस झरने को मौज में जी ले, बाकी कल तो सबको मरना है। जो जैसा बोता है अब में वैसा ही तो काटेगा, और जैसा मैंने अब कर्म किए हैं वैसा ही तो भरना है। कल कल करता झरना है, ये कल कल करता झरना रहे। जो बह जाए फिर कभी ना आए, ये पल ऐसा पानी है। जो बह जाए और कभी ना आए, ये पल ऐसा पानी है, तो इसको ना पकड़ सकेगा, ये तो बहता पानी है। जीले जीले इस क्षण को, बाकी तो जीवन बहना है। कल कल करता झरना है, ये कल कल करता झरना रे। एक यहाँ पे एक और चीज़ देने की कोशिश करता हूँ। बैर बुराई घृणा स्वार्थ व निंदाओं को कल पर टाल। बैर बुराई घृणा स्वार्थ व निंदाओं को कल पर टाल। ईश्वर बैठा देख रहा है, इस सबको तू उस पर टाल। आज तो रहना है बस खुश, चिड़चिड़ापन कर पर टाल। आज अभी में जी ले मन पर, चिंताओं को कर पर टाल। बाकी जो देता है जीवन उसको ही तो जीना है, कल कल करता झरना। आज अभी विश्वास में जी लें, कल क्या होगा कल जाने। अविश्वास को छोड़ो कल पर, आज भरोसे में जी लें। जियो प्रेम से और शांति से, हो संतुष्ट जो मिलता है। जीवन पानी जैसा है जो नदियाँ जैसे बहता है। आज की खुशियाँ लेकर आई, कल आनंद का झरना रे। कल कल करता झरना है ये, कल कल करता झरना रे। बहुत सुंदर, मतलब जिस तरीके से आप एक्सप्लेन पोएट्री से कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक कई बार हमने लोगों को देखा है कि वो अपने पास्ट पे या अपने प्रेजेंट पे बड़े अहंकारी होते हैं जी। पास्ट में हमारे पास ये था या ये है, या आज हमारे पास ये है जी। या हमने ये कर दिया है या हमने ये पा लिया है ना। तो क्योंकि आप इस चीज़ में काफ़ी रुचि भी रखते हैं और आपका काफ़ी ज्ञान भी है इस चीज़ में, तो ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है कि इस तरह के लोग आज के समाज में बहुत हैं, बहुत है, जिन्हें अहंकार बहुत रहता है। अहंकार भी उत्पन्न तो मन से ही होता होगा नेचुरली। तो अगर कोई इस टाइप का व्यक्ति आपके समकक्ष आता है तो उससे कैसे डील करना चाहिए? अहंकारी व्यक्ति कोई आपके मैं मतलब अहंकारी में मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव या पॉजिटिव। हाँ, ये अहंकार तो किसी भी तरह का हो सकता है। देखिए,
सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी अहंकारी व्यक्ति को डील करने का जो सिंपल तरीका मेरी समझ में आया वो भी एक कविता के माध्यम से ही है जी। रोजमर्रा की जिंदगी में कभी किसी से उलझो मत, शांति में भीतर स्थित रहकर, कछुए की तरह बने रहकर बातों को अपने ऊपर से बह जाने दो, तुम उलझो मत। दूसरों को बदलने की इच्छा, औरों को ठीक करने की चेष्टा खुद को ही कष्ट दिलाती है, वो अपनी राय पे पक्के होते, छोड़ दो तुम उलझो मत। क्यों उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर भरते चलते, क्यों छोड़ नहीं देते उनको, बस बहने दो और उलझो मत। वो कुछ भी कहें या कुछ भी करें, शांति में स्थित दुआ ही दो, उनकी मैली बातों का उत्तर न दो, बस बहते रहो और उलझो मत। क्यों मैला अपना चित्त करो, उनकी उन सब बातों से अंतस को सुंदर रखने हेतु उन लोगों से तुम उलझो मत। अपना शुद्ध अंतःकरण जो ईश्वर की देन ही होता है, इन मूर्खतापूर्ण बातों से, इन नकारात्मक चीज़ों से भीतर तो गंदा होता है। भीतर को हरदम स्वच्छ रखो, तुम कभी किसी से उलझो मत। जब भी उलझते जीवन में तेरा अहंकार उठ जाता है, ईगो, हाँ जी, और तेरी स्वयं की बुद्धि को सदा भ्रष्ट कर जाता है। जब लड़ना चाहो कभी किसी से, तभी किसी से उलझो तुम। शांति आनंद में रहना चाहो, कभी किसी से उलझो मत, कभी किसी से उलझो मत। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी पोएट्री की एक बुक छपी है जी, है ना, और उस किताब के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमारे पास उसकी एक प्रति रखी हुई भी है, हम ऑडियंस को दिखा भी देते हैं, तो इसके बारे में आप जी कुछ बताइए। करीब 10 साल पहले मुझे लगा, 10 से भी ज़्यादा ही समय हो गया, अपने उद्गार लिखता तो मैं, और उससे भी 15 साल पहले से हूँ, तो अपने उद्गार में रोज़ नोट कर लेता था अपनी डायरी में। धीरे धीरे करके जब वो एक अच्छा करेक्शन हो गया 200 300 400 पन्नों का, तो मेरे को लगा कि वो एक बुक इसकी पब्लिश करा लें तो और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो जाएगा। कविता के रूप में क्यों? क्योंकि ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि जो भी कोई आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उनमें 90% कविता के रूप में है, पद्य रूप में। उनमें रामचरितमानस हो, गीता हो या कोई भी और, या कबीर, सूरदास, तुलसीदास, सब ने कविता के रूप में लिखा है। क्योंकि कविता के रूप में क्या होता है कि व्यक्ति अपना, जो पाठक है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और गद्य में वो पढ़ता जाता है, किनारे से पढ़ना शुरू किया उसने, दूसरे किनारे से पढ़ता जाता है, कुछ गई दिमाग में, कुछ नहीं गई। पर पोएट्री में उसे अपना दिमाग लगाना होता है, वो अपने दिमाग से फिर अपने हिसाब से एक नया इंटरप्रिटेशन, उसका भावार्थ जो है वो उसके हिसाब से बनता है। इसलिए मैंने एक कविता के रूप में लिखा जी। और आपकी अभी किताब शायद आ भी रही है, एक दूसरी किताब आ रही है जी, उसका नाम है अप दीपो भवा, और उसमें मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति को अपना दीपक स्वयं ही बनना पड़ता है। क्योंकि आप देखिए, हम खुद का टीचर खुद ही बनना आवश्यक है। ठीक है, बाहर बहुत टीचर मिल जाएंगे आपको। एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो उनमें एक ही बच्चा फर्स्ट आता है, वो बच्चा अपने हिसाब से पढ़ता है, बाकी बच्चे नहीं पढ़ते, वो टीचर तो वही है। तो जो बच्चा अपने को पढ़ाता है, अपने को सिखाता है, और वही बच्चा कुछ आगे जा सकता है। तो अपना दीपक स्वयं बन, तो अपना दिया स्वयं जला, खुद ही उसमें तेल बनकर खुद को ही बाती बना। अपना दीपक स्वयं बन, तो अपना दिया स्वयं जला। तो इसमें ये भी आपकी करीब 300-400 पोएट्रीज की कलेक्शन हो? नहीं, ये कम है, इसका मेरे ख्याल से इसमें कम है,
27-28 वो हैं, पोइट्रीज हैं। पोएट्री हैं इसमें। ओके। तो आगे कभी आपने इस बारे में नहीं सोचा कि पोइट्री के अलावा कभी कोई उपन्यास या कोई नॉन फिक्शन किताब लिखने में? एक्चुअली मेरे को लगता है हमेशा ये कि जिस चीज़ में मुझे अच्छा लगता है मैं वही, और नॉन फिक्शन या फिक्शन लिखने की दिक्कत ये नहीं है कि मैं लिख नहीं पाऊँगा, पर दिक्कत ये है कि मुझे मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। जब मज़ा नहीं आता तो फिर लिखने का मज़ा नहीं आती, फिर बेकार है। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जी, की जी, हम बात करते हैं। जी। सपोज आपकी पोइट्री पे, जो आपने पोइट्रीज लिखी हैं जिसमें मेरे ख्याल से जीवन कैसे जीना है जी वो एक किस्म से आपने दर्शाया जी है ना, जी, जिसमें एक हेल्दी और सुखद जीवन कैसे जीना जिया है, जा ये सकता है। आपके जी। पोइट्री में है। क्या इस टाइप से कुछ हो सकता है कि जैसे आपकी पोएट्री को कन्वर्ट करके कोई उपन्यास या कोई, सपोज मैं टीवी सीरियल या मूवी की बात तो नहीं करूँगा, मगर कोई उपन्यास के फॉर्म में बनाया जा सके? मैं समझता हूँ ऑलरेडी इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं कि और एक किताब एक्स्ट्रा आने का कोई खास ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। एक्चुअली जितनी सरलता से आपने पोएट्री में समझाया, जबकि पोएट्री को इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर कोई अलग तरीके से करता है, मगर आपकी पोएट्री सुनने के बाद ही ये पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। शायद यही वजह है कि मैं उपन्यास नहीं लिखना चाहता क्योंकि इसमें ज़्यादा है, इसमें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ओके, तो डॉक्टर साहब चलते चलते हम आपकी एक या दो कविता और सुनना चाहें। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल कविताएँ हैं। सबसे एक कविता तो मुझे जो बहुत ही पसंद है, हाँ, जो आपके बिल्कुल दिल के करीब हो। जी जी, वो है चिंता। हाँ, ये तो आजकल का बड़ा हॉट टॉपिक भी है। जी, हॉट टॉपिक है ये। खासतौर पर जब हम अपने मन को देखना शुरू करते हैं, जब सबसे पहली बार मैंने अपने मन को देखना शुरू किया था तो मुझे सबसे पहली चीज़ दिखाई दी थी वो थी चिंता। ये चिंताएं बहुत ज़्यादा करता है। इस पर एक कविता मैंने उसको लिखी थी। तेरा एक है बाह्य जगत और एक है भीतर का संसार। बाह्य का मतलब बाहर, भीतर का वही का। तेरा एक है बाह्य जगत और एक है भीतर का संसार। बाहर की दुनिया में चीज़ें, भीतर की दुनिया में प्यार। बाहर सब कुछ वस्तु प्रधान है, भीतर है सब भाव प्रधान। बाहर है एक सुंदर मूर्ति, भीतर रहते कृपा निधान। बाहर पत्थर का एक टुकड़ा, उसको सुंदर रूप दिया है, भीतर अपनी भक्ति से हमने उसको ईश्वर नाम दिया है। पर वस्तु सदा बाहर ही रहती, भीतर तो वह जा नहीं सकते। चीज़ों में एक जिस्म है होता, भीतर कैसे वो जा सकती। पर अंदर कुछ जाता तो है ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अंदर जाती एक परछाई, भीतर के संसार पे छाई। भीतर सोच से निर्मित होती, हमको बिल्कुल सच्ची लगती और हम दोनों को एक समझते, वस्तु और उसकी परछाई। मन के द्वारा गढ़ी गई इस परछाई का क्या कहना। वस्तु वास्तविक, छाया नकली, पर छाया नकली, सच्चाई का क्या कहना। परछाई है मन गढ़ंत, जैसे मन चाहे गढ़ ले। जिस कोण से डाले दृष्टि फिर, जैसा चाहे वैसा गढ़ ले। इसी को दृष्टिकोण कहते हैं, क्योंकि एक कोण से आप देख रहे हैं चीज़ को। आवश्यक ये नहीं कि भीतर रहने वाली परछाई हो जीवन में वास्तविक और हो जीवन की सच्चाई। होती तो ये मन गढ़ंत है, पर हमको लगती सच्चाई। इसका प्यार से पालन करते, दिलो दिमाग को ये छाई। एक एग्जांपल देता हूँ इसमें। गाड़ी बाहर छाया भीतर, गाड़ी बाहर छाया भीतर। हम गाड़ी के मालिक बाहर, पर स्वामित्व हमारी सोच में होता। पर स्वामित्व हमारी सोच के भीतर। हम छाया को पकड़े बैठे,
भीतर भीतर अकड़े बैठे हैं। मैं मालिक हूँ दुनिया भर का, खेतों खलिहानों बंगलों का, ये सब मेरी सोच में होता। वास्तविकता क्या है? किस टुकड़े का हूँ मैं मालिक? सारी पृथ्वी का एक मालिक, उससे पूछे बिना ही हमने करके टुकड़े बन गए मालिक। भीतर की ये सोच कहानी बहुत ही लंबी बड़ी पुरानी। शत्रु मित्र सब सोच से बनते हैं, शत्रु मित्र सब सोच से बनते, बुरी सोच तो बुरी कहानी। चिंता क्रोध तनाव व हिंसा, कटुता डर दुख व किलसना, ये सब भी तो सोच से बनते। ना सोच तो शांत कहानी। चिंता मेरे सोच में होती, खुद से बाहर कहीं ना होती, पर लगता मुझको ऐसे है बाहर हो गए कारण जैसे। बाहर की परिस्थितियों को मैं भीतर कैसे सोच रहा, बाहरी जगत की घटनाओं को भीतर कैसे निपट रहा, इससे निर्मित होती चिंता। मन घड़ंत तो होती है चिंता, लगती बिल्कुल सच्ची चिंता, अपनी चिंता मेरी चिंता। और सच्चाई उलट है इसके, और सच्चाई उलट है इसके, सोच छोड़ दो मिट गई चिंता। कौन सोचता उन सोचों को, कौन सोचता उन सोचों को, उसे जान लो मिट गई चिंता। सही बात भाई मैं ही तो सोच रहा हूँ। हाँ। इस थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन से कौन सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ। ये थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन से मैं उससे कह रहा हूँ कि तू चिंता पैदा कर, मेरे हाथ में है, ऑफ कर देता हूँ स्विच, नहीं सोचेगा ये। सिंपल। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो कोई और कविता अगर आप सुनाना चाहें? मतलब मेरे सवाल तो ऑलमोस्ट खत्म है। एक दो कविताएं मैं और, उसके बाद एक आखिरी सवाल होगा, वो तो हम चलते समय पूछते हैं मुझे। बहुत सी चीजें हम दूसरों को देख के सीखते हैं। आज के युग में तो मैक्सिमम चीजें हम फॉलो ही कर रहे हैं। जी हाँ, जब भी हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं साक्षी की तरह। ये मैंने कब लिखी थी कविता? जब मैंने एक जगह देखा ड्राइंग रूम में 8-9 लोग बैठे हैं और उनमें हर आदमी बोल रहा है। मैं अकेला आदमी था जो सुन रहा था। तब ये कविता लिखी। भीड़ में बिल्कुल अकेला हर तरफ ये आदमी, भीड़ में बिल्कुल अकेला हर तरफ ये आदमी, और अपनी अपनी गा रहा है भीड़ में हर आदमी। कोई सुनता ही नहीं क्या गा रहा है आदमी, स्वार्थ से सोचों को सींचे जा रहा ये आदमी। मैं ही मैं हूँ, बस मैं ही हूँ, मैं ही मैं हूँ, बस मैं ही हूँ, सोचता ये आदमी, और दुश्वारियों को अपनी जानिब खींचता ये आदमी। और तो कुछ भी नहीं बस मेरे मददगार हूँ, और तो कुछ भी नहीं बस मेरे मददगार हों, सब मेरी मैं को सराहें, सोचता ये आदमी। मैं जो चाहूँ मैं जो बोलूँ सब सुने, मेरी बातों को गुने, मुझको तो सब कुछ पता है, सोचता ये आदमी। मेरी मर्जी सर्वोपरि है, औरों की कुछ भी नहीं, सब मेरी मर्जी से हो, ब्रह्मांड हो ये आदमी। मौसम मेरी मर्जी से हो, सरकार भी बस वो करे, सब मेरी इच्छानुसार हो, मैं जो चाहूँ वो करे। और खुद को मैंने रोल दे रखा है जज का आजकल, जजमेंट करना। खुद को मैंने रोल दे रखा है जज का आजकल, सबको जज करना ही फर्ज है, सोचता ये आदमी। और मैं सदा कमियां निकालूं, शिकायतें करता रहूं, मैं सदा कमियां निकालूं, शिकायतें करता रहूं। जिधर देखूं दोष देखूं, जिधर देखूं दोष देखूं, निंदा में संलग्न आदमी। और अंतिम दो बंद हैं। सराहना कभी कर ना पाऊं, सराहना कभी कर ना पाऊं इस त्रुटिहीन ब्रह्मांड की, और कहूं क्या, कुछ भी नहीं है सराहना को, सोचता ये आदमी। मैं के चश्मे से जो देखे गंदगी ही दिखती, और इस गंदगी को अपनी आदत बनाता जा रहा है आदमी, इस गंदगी को अपनी आदत बनाता जा रहा है आदमी। तो डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल जी। वैसे तो इस सवाल का जवाब कई सारे कविताओं में और कई सारे सवालों में आप ऑलरेडी दे चुके हैं, मगर जैसे हम कंक्लूजन कहते हैं, आज के कलयुग में, कलयुग चल रहा है, आज के कलयुग में खुश रहने का मूल मंत्र आपके हिसाब से?
जब कलों की सोचते हैं कलयुगों में जी रहे, जब कलों की सोचते हैं कलयुगों में जी रहे, आज में जब भी हैं हम सतयुगों में जी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। धन्यवाद, बहुत बहुत और धन्यवाद तन्मय जी। मेरे ख्याल से आपको हम दोबारा भी ज़रूर बुलाएंगे, तब जरूर, तक जरूर। आपकी और नई किताब भी आ नई जाएगी। किताब भी आ जाएगी और भी चीज़ें आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो धन्यवाद पर साहब, आने का। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।